हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी, कैसे हो रही है आप सभी की पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां पे भी होंगे वहां अपनी पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, और नहीं कर रहे होंगे तो उसे करने का प्रयास कर रहे होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपनी क्लास को आरंभ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही समय कम है। समय कम है मतलब कि ये नहीं कि ज़्यादा वो है कि कुछ बातें हैं, मैं बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है भाई, भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग पूर्ण जागरण काल, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इससे विषय में जानेंगे, पहले जानेंगे इसकी समय सीमा के विषय में। भारतेंद्र युग की समय सीमा के बारे में बताएं तो भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा, तो सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि भारतेंद्र युग की समय सीमा, क्या लिखेंगे, समय समय सीमा कब से कब तक, सन 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, भारतीय युग में हमने क्या लिखा, सन 1850 ईस्वी से लेकर सन 1900 ईस्वी तक। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ इसमें तथ्य है उसको बताया जाता है। भारतीय युग को ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतीय युग किसके नाम पर पड़ा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतीय युग किसके नाम पर पड़ा, भारतीय युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। ठीक है, भारतेंद्र युग किसके नाम पर पड़ा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इतनी बातें क्लियर है। भारतेंद्र युग का समय समय क्या रहा, सन 1850 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। ठीक है, अब आगे जानते हैं इसमें। डॉक्टर नागेंद्र ने पूर्ण जागरण काल को नाम दिया। डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने पूर्ण जागरण काल का नाम दिया। क्या दिया, पूर्ण जागरण काल का नाम दिया, डॉक्टर नागेंद्र ने पूर्ण जागरण काल का नाम दिया। ठीक है भाई, इतने क्लियर। अब देखो आगे, आगे मैं बात बताऊं आप लोग को। इसमें हमारा जो एक पॉइंट का हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रमुख कवि, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं एवं प्रसिद्ध पत्रिकाएं। ठीक है, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं और एवं प्रसिद्ध पत्रिकाएं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। तो लिखेंगे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं की पत्रिकाएं हैं, इनका नाम पहले लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कवि वचन सुधा, कवि वचन कब प्रकाशित हुई, सन 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। और कहाँ पर प्रकाशित हुई, स्थान कहाँ पर था भाई इसका, तो काशी में। ठीक है,
और इसे मासिक पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मासिक पत्रिका के नाम से ही जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलिए आगे जानते हैं, आगे जानते हैं। इनकी अगली पत्रिका है हरिशंकर चंद्रिका। हरि शंकर चंद्रिका। ठीक है, उसके बाद से इनकी अगली पत्रिका है मैगनीज। कब प्रकाशित हुई? तो सन 1873 से ईस्वी से लेकर सन 1874 ईस्वी में। और कहाँ पर प्रकाशित हुई? स्थान कहाँ रहा? तो काशी में। काशी में। और किस पत्रिका के नाम से जानी जाती है? तो मासिक पत्रिका। ठीक है, मासिक पत्रिका के नाम से जानी जाती है। इसके बाद से इसकी अगली जो पत्रिका है उसका नाम है बाल बोधिनी। बाल बोधिनी। और बाल बोधिनी ये स्त्रियों के लिए है, स्त्रियों को समर्पित। यह रचना स्त्रियों से संबंधित है। और यह कब प्रकाशित हुई? तो सन 1874 ईस्वी में हुई। सन 1874 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई? ये भी काशी में हुई। और इसे भी मासिक पत्रिका का नाम दिया गया। ठीक है, मासिक। इतनी बातें समझ में आई आप लोग को? इतनी बातें समझे आप? इसमें कहीं से किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब हम लोग जानेंगे भारतेंदु जी के सहयोगी लेखक जो हैं उनसे संबंधित बातों को। लिखेंगे भारतेंदु जी के सहयोगी लेखक। ठीक है, और कौन से पहले आते हैं लेखक? तो आते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ये हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे। क्या करते थे? हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे। ठीक है, दूसरे जो लेखक हैं वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित नारायण पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और इन्होंने क्या किया भाई? ये भी कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकालते थे। कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकालते थे। और उनकी शैली में उनका अकड़पन स्पष्ट है।
और उनकी शैली में पकड़पन स्पष्ट है। ठीक है। उसके बाद से राधाचरण गोस्वामी जी हैं। राधाचरण गोस्वामी ने रचनाओं का निर्माण किया। अमर सिंह राठौर इनकी यह एक रचना है। उसके बाद तन मन धन। इसके बाद से श्री गोसाई जी को अर्पण। ठीक है। ये तीनों जो रचनाएं हैं वो नाटक संबंधी है। ठीक है, नाटक संबंधी है, जिसे राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखा। ठीक है, इतनी बातें कवर है, सॉरी इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझ रहे हैं आप लोग। आइए अगले कवि के नाम लिखते हैं हम लोग। जानते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन लिखेंगे। इसमें इन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन में कौन सी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का निर्माण किया, आइए उसके विषय में जानते हैं। तो लिखेंगे इन्होंने क्या किया भैया, आनंद कादम्बरी, ठीक है। इसके बाद से वह नागरी नीरद, का संपादन करते थे। ठीक है। उसके बाद से आते हैं हमारे ठाकुर जगमोहन सिंह। और ये भी अपनी मुख्य पत्रिकाओं का निर्माण किए, जिसमें पहला इनका आता है उपन्यास संबंधी रचना। कौन है वो है श्याम स्वप्न। इसके बाद से इनकी एक विधा है कविता संग्रह। ठीक है, कविता संग्रह में इन्होंने क्या दिया, श्यामलता, प्रेम संपत्तिलता, श्यामा सरोजनी, ठीक है, श्यामा सरोजनी। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है,
श्यामा सरोजिनी। इसके बाद से आते हैं राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद आते हैं राधा कृष्णदास छठे नंबर पर। राधा दास, ठीक है। राधा कृष्ण दास जी की भी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। पहली पत्रिका इनकी आती है दुखनी बाला। राधा कृष्ण दास की पहली रचना थी। कैसी रचना थी? पहली रचना थी, ठीक है। दुखनी बाला, ये राधा कृष्ण दास की कौन सी रचना थी? पहली रचना थी। इसके बाद से आती है इनकी अगली रचना निसहाय हिंदू। सहाय हिंदू, निसहाय हिंदू, यह इनकी मौलिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा उपन्यास है? मौलिक उपन्यास है। इसके बाद से आते हैं हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी आते हैं, ठीक है। कौन से आते हैं कवि? किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद से जो अगले हमारे कवि हैं, जो अगले हमारे भारतेंद्र युग के सहयोगी हैं, उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी। गुलबहार, ठीक है। ये दोनों इनकी क्या है? कहानी है। और इन कहानियों के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी को सर्वप्रथम माना गया है। क्या माना गया है? सर्वप्रथम माना गया भाई, ठीक है। नोट करेंगे कि कहानियों के लेखक गोस्वामी जी को प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। कहानियों के लेखक, कहानियों के लेखक गोस्वामी जी को प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जी को क्या बोले, कहानियों के लेखक प्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। प्रथम कहानीकार होने का, यहाँ पे सॉरी कहानीकार होना चाहिए, ऐसे कर लेगा, कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। इतनी बातों में दिक्कत है? अभी तक मैंने जितना बताया भारतेंदु युग से संबंधित बातों को
इसमें कहीं से भी आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है, कहीं से थोड़ा भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी हो तो बेहिचक कहो अभी तुरंत, ठीक है। फिर बाद में फिर पछतावा होगा, क्या फायदा। तो चलो अब हम जानेंगे आगे द्विवेदी युग से संबंधित बातों को। भारतेंदु युग में कहीं से कोई दिक्कत रहा तो बता सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग आरंभ करेंगे द्विवेदी युग जागरण काल। द्विवेदी युग जागरण काल, ठीक है। द्विवेदी युग जागरण काल, इसकी समय सीमा के विषय में बताएं तो इसकी जो समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से लेकर के सन 1920 ईस्वी तक चली। जिस प्रकार से हमने बताया कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा रही वो कब से कब तक चली, तो सन 1850 ईस्वी से लेकर सन 1900 ईस्वी तक चली। लेकिन यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि सन 1900 ईस्वी से लेकर के सन 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग का काल कार्य चला। तो आइए इसके समय सीमा को लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे समय सीमा कब से कब तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 20 ईस्वी तक, ठीक है। आगे देखो, अब लिखेंगे हम लोग नामकरण। नामकरण कि द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ या किया गया, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। उसके बाद से आगे जानेंगे हम लोग। अगले तक में बात करेंगे कि जागरण काल का नामकरण किसके नाम पर किया गया भाई, तो डॉक्टर नगेंद्र लिखेंगे इसमें कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग के जागरण काल को सुधार काल भी कहा है, कि जागरण काल को सुधार काल भी कहा है। द्विवेदी युग के जीवनी लेखक कौन है, द्विवेदी युग के जीवनी लेखक, ठीक है। द्विवेदी युग की जीवनी लेखक विनय मोहन शर्मा है। कौन है, विनय मोहन ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग हेडिंग प्रमुख लेखक।
प्रमुख लेखक। और प्रमुख लेखक में प्रमुख बातों को जानेंगे, ठीक है। प्रमुख लेखक में प्रमुख बातों को जाने। लिखेंगे प्रमुख लेखक में महावीर प्रसाद द्विवेदी, लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा द्विवेदी, मिश्र बंधु, बाल मुकुंद गुप्त, इत्यादि, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि, ये इनके प्रमुख लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखिए, द्विवेदी युगीन काव्य कृतियां। द्विवेदी युगीन काव्य कृतियां क्या है, उसके संबंध में हम लोग जाने। लिखेंगे यहाँ पर द्विवेदी युगीन काव्य कृतियां, ठीक है। इसमें कौन कौन है, क्या क्या बातें हैं। तो पहली आती है हमारा जागरण सुधार, जागरण सुधार, राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। इसके बाद समस्या पूर्ति, इसके बाद से नैतिकता एवं आशीर्वाद, आशीर्वाद, विषय विस्तार, विस्तार, इसके बाद विवरणात्मकता, व उपदेशात्मकता,
प्रकृति चित्रण। ठीक है, ये इत्यादि प्रकार के द्विवेदी, यह इत्यादि प्रकार की द्विवेदी युगिन क्या थी, द्विवेदी युगिन काव्य कृतियाँ रही। ठीक है, और उससे संबंधित द्विवेदी युग से और संबंधित बातों को हम अभी जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या उसकी विवेचनाएं हैं, क्या क्या बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित बातों को जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद से मैथिली शरण गुप्त से संबंधित बातों को जानेंगे, और उसके बाद से हम लोग खंड काव्य के विषय में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं से संबंधित बातों को जानेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादक क्या है, इन सारी बातों को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। इतनी बातों में किसी को कहीं तक से डाउट है तो पूछ सकता है। देखिए, इसके आगे हमने अभी नोट किया, देखिए समझिए, इसमें उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें क्या करना है, समझना है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो ये आपके यहाँ तक कवि रहे प्रमुख मैथिली शरण गुप्त, और इसी में कुछ ऐसे कवि को भी लिखा गया है, और उनकी इसी में रचनाओं को भी दर्शा दिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि ताकि आपके माइंड में आसानी से बैठ जाए कि कौन से कवि की किसकी प्रसिद्ध, सबसे सर्वप्रसिद्ध रचना है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप्स में सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है भाई, देखो द्विवेदी युग की प्रमुख कवि है, कौन कौन कवि है देख लो। तो वो कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, ठीक है, वैदेही वनवास। देखो, अब इसमें यहाँ तक ये जो आपका दिख रहा है ये तो हमारे लेखक हो गए, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना वो यहाँ से रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है, प्रिय प्रवास है, पद्म प्रसून है, चौभते चौपते हैं, फिर वैदेही वनवास है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब आगे आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं और एक प्रसिद्ध रचना का निर्माण करते हैं, इसका नाम होता है साकेत और यशोधरा। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे है खंड काव्य। इस खंड काव्य में क्या दिया गया भाई, इस खंड में काव्य में क्या दर्शाया गया है, काव्य में क्या दर्शाया गया है, इस खंड काव्य में कुछ रचनाएं हैं, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण रचना है तो कौन सी रचना है, तो वो है जयद्रथ वध और पंचवटी। अब आगे देखो, भारत भारती। भारत भारती एक ऐसी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, भारत भारती एक ऐसी रचना है, ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की ऐसी काव्य है, ऐसी काव्य कृति है, ऐसी रचना है जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सी रचना को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो वो थी भैया भारत भारती। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो आगे, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी क्या करते हैं, श्याम नारायण पांडे जी वो क्या करते हैं भैया, एक रचना का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है हल्दी घाटी जौहर। अब आते हैं हमारे नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा, और उन्होंने भी
कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जैसे में गर्भांडास्य, शंकर सर्वस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना है अनुराग रत्न और गर्भांडास्य। उसके बाद से आते हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी, और इन्होंने भी कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जो सबसे प्रसिद्ध है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। मानसी तो बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है, और मिलन। ठीक है, पथिक, स्वप्न भी है। ठीक है, ये चारों रचनाएं जो है राम नरेश त्रिपाठी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी काव्य में क्या देते हैं, किन की रचनाओं का निर्माण करते हैं, तो देखिए मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। कान्यकुब्ज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं से संबंधित बातों को। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझे, इतनी बातें जाने। अब हम लोग जानेंगे क्या, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं से संबंधित बातों को। ठीक है, लिखेंगे इसमें सन 1903 ईस्वी से सन 1903 ईस्वी में दिसंबर 1920 ईस्वी तक, क्या ऐसे हद लिखेंगे, सन 1903 ईस्वी से 1903 ईस्वी से दिसंबर 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास कहेंगे। इसलिए इस काल को साहित्य इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जाने। क्या कह रहा है कि सन 1903 ईस्वी से दिसंबर 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्तिमान तथ्य स्थापित किया। इसलिए इस काल को हम हिंदी साहित्य इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। साहित्य इतिहास को हिंदी को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। नहीं, यहाँ पर होना चाहिए
हो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक से संबंधित बातों को। तो हमारा हेडिंग रहेगा सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती पत्रिका के संपादक सरस्वती पत्रिका के संपादक। एक साइड से लिखेंगे पत्रिका, इसके बाद से संपादक, इसके बाद से स्थान। ठीक है, लिखे हम लोग। पत्रिका में लिखेंगे सरस्वती, पहले लिख लें चिंतामणि, अब चिंतामणि के जो प्रथम संपादक हैं, वो है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। और द्वितीय ठीक है, द्वितीय संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चिंतामणि घोष, इनकी रचना आती है सरस्वती लिखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और कहाँ पर? काशी में। ठीक है, काशी में। इसके बाद आता है समालोचक, इनके चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी हैं। और कहाँ पर? जयपुर। इसके बाद हिंदू के संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। और कहाँ पर? काशी में। इसके बाद से इनकी अगली रचना है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो कहाँ पर? कानपुर। ठीक, क्लियर है। चलो, अगले जो हमारे हैं उनके नाम लिख लिया जाए। अगली जो रचना है मर्यादा कृष्णकांत मालवीय।
ठीक है। और कहाँ पर? प्रयाग, इसके बाद प्रभा, कालूराम मेहता, कालूराम, खंडवा, सुदर्शन, देवकी नंदन, देवकी नंदन खन्ने। कहाँ के निवासी हैं? ये भी है काशी के। ठीक है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, काशी प्रसाद जायसवाल, काशी और ये कहाँ के निवासी है? पटना। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो मित्रों अभी तक ये बातें रही, ये सब बातें हम लोग पढ़े, एक बार देख लो। बाकी सब तो कुछ तो इरेज कर दी है स्थान न रहने की वजह से। मर्यादा के संपादक कौन है? तो सभी दिख रहा है, कृष्णकांत वाल्मीकि है। और स्थान कहाँ पर संपादित किए? कहाँ संपादित? प्रयागराज में। ठीक है। ऐसे सभी लोग हैं। इतनी बातें तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। पढ़ते समय आप मूलभूत चीज़ों को अगर साथ साथ नोट करते हो तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, जिम्मेदार विद्यार्थी हो, और आप अपने समय को बचत करना चाहते हो और उन समय में आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो वैसे ही पढ़ो। ठीक है। ये नहीं कि मेरे को देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो मतलब सर पढ़ाएंगे तो भी पढ़ेंगे। एक दिन क्लास मिस हो गया कि जो मैं क्लास कराया हूँ उसको रिवीजन करो। ठीक है। और मैं बस 20 तारीख जाते जाते मैं टेस्ट वाला कार्य आरंभ कर दूंगा। जितना मैं पढ़ाया हूँ एक क्लास लगेगा जो केवल MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो देख लिया जाएगा कि कितने आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। और एक काम करिए, इतनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन आप लोग को थोड़ा भी मतलब एहसास ही नहीं होता है। लग रहा है कि कुछ बच्चे होते हैं कि देख करके स्क्रॉल कर देते हैं। इतनी मेहनत लगती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरा ये लाइट सेटअप, ये कैमरा स्टैंड सब आप लोग के लिए किया गया है। बस इसलिए बस एक सब्सक्राइब और एक शेयर अगर आप नहीं करते हो तो ये मेरा मेहनत तो बता ही जा रहा है ना। हमें किसी कॉस्ट से मतलब नहीं है, हमें किसी पैसे से मतलब नहीं कि हमें पैसा लेना है। अन्य चैनलों पर क्या किया जाता है कि यूट्यूब पर भी पैसे लगा दिया जाता है, या उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है तो उस पर 200, 300, 250 देना रहता है। मैं तो उसका मांग भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बस चाहिए क्या? बस एक सब्सक्राइब और एक शेयर। ठीक है। और एक लाइक, बस ये तीन ही तो करना है। बाकी सब अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ख़राब लगे तो बताएं कि सर आप यहाँ पर ये चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। देखो भाई, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास सुबह चलाने के लिए मुझे नाइट को शूट करना पड़ता है, या सुबह में शूट करना पड़ता है, या दोपहर में। अगर मैं दिन में खाली ना मिला तो रात को शूट करूँगा। जैसे आज अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो ये नाइट में शूट कर रहा हूँ, मैं इसे सुबह चढ़ाऊँगा, क्योंकि लाइव कभी हो पाएगा तो कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सॉरी, कहीं नहीं कभी मतलब बहुत आवश्यकता पड़ता है तो झूठ बोलना पड़ता है, अन्यथा मैं झूठ बोलने का प्रयास ही नहीं करता हूँ।
तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरी मदद करें। मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मदद करें। और मैं संस्कृत की क्लास में रेगुलर सोच रहा हूँ कि चलाऊँ, रेगुलर चलाऊँ, लेकिन आप लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं तो मैं क्लास को कैसे चलाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग एकदम बेहिचक तरीके से कुछ भी मतलब सोच रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, देख लें, आप पढ़ लो। अगर नहीं लगे तो आप कमेंट में दर्शाओ सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं मान लूँगा इस वक्त अपना दुकान बंद कर दूँगा भाई, अपना भाई बस विद्यालय में पढ़ाऊँगा अन्यथा सॉरी आप लोग क्या काम करो कि मेहनत करो, लगन करो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खेलते रहो इसी तरह से हिंदुस्तान क्लासेस पे, कभी गम कभी खुशी, ठीक है, सब मिलेगा आपको। और गद्दारों से बचकर रहो, उन दोस्तों से, ठीक है। तब तक के बेस्ट ऑफ लक। 12वीं वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हिंदुस्तान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।